नागालैंड में अर्बन लोकल बॉडी को लेकर हो रहा प्रदर्शन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये विरोध अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेकर है, क्योंकि नागालैंड के कई ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इस इलेक्शन के खिलाफ था। सरकार को लगा कि यदि नागा मदर्स एसोसिएशन का सपोर्ट उनको मिल जाए तो शायद बात बन जाए, और यही कारण था कि महिलाओं को अर्बन लोकल बॉडी में 33% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। माहौल अभी भी गर्म है। मोबाइल इंटरनेट सेवा रद्द कर दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया को भी कोहिमा जाने से रोका जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध वकत, न्यूज़ नेशन। पंजाब में पूरी 117 सीटों के लिए कल मतदान होगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगा त्रिकोणीय मुकाबला। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 117 सीटों के लिए कल मतदान होने हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में 1.98 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव के लिए 1145 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें केवल 81 महिलाएं हैं। पूरे राज्य में शांतिपूर्वक चुनाव हो सके, इसके लिए अर्धसैनिक बलों की 200 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती की गई है। पिछले 10 सालों में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इस बार मामला द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। देखना यह है कि 11 मार्च को फैसला क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सैयद आबिद हुसैन, न्यूज़ नेशन, लुधियाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। मुजफ्फरनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अखिलेश सरकार में पिछले 5 सालों में सूबे में गुंडा राज फैला रहा, जबकि 500 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे भी हुए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुलायम सिंह यादव परिवार पर एक बार फिर से करारा प्रहार किया। सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने पुत्र मोह की वजह से जिस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई शिवपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसको भी लेकर मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक अब इसका शिवपाल यादव व उनके खेमे के लोग इस चुनाव में अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। मायावती ने लोगों को ये समझाने की कोशिश भी की कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बना गठबंधन राजनीतिक लाभ लेने के लिए है, जबकि समाजवादी पार्टी के दोनों खेमे अंदर ही अंदर एक दूसरे को हराने में जुटे हुए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। रायबरेली और अमेठी के करीब 10 सीटों पर अभी बात बनी नहीं है। विधानसभा चुनाव 2017 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बाद कांग्रेस के हिस्से में आई 105 सीटों पर पार्टी ने 97 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनकी लिखित रूप में घोषणा पार्टी की ओर से नहीं की गई है, लेकिन वह कांग्रेस की ओर से नामांकन कर चुके हैं। इस तरह कांग्रेस की ओर से अब तक 102 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अभी भी रायबरेली और अमेठी की 10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि 7 और 3 के फॉर्मूले पर बात चल रही है। 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। बजट सत्र के चौथे दिन तृणमूल कांग्रेस और सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के बार बार हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में ई अहमद के निधन पर कार्यस्थगन का नोटिस दिया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसे सहन नहीं करेगी। तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के नीचे मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से सफाई देने उतरे अनंत कुमार ने कहा कि सरकार सभी का सम्मान करती है और ई अहमद के निधन पर पहले ही लोकसभा के अंदर शोक जताया जा चुका है और इस मसले पर अब आगे राजनीति नहीं होनी चाहिए। संसद का बजट सत्र भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। सरकार ये कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष नोटबंदी और महंगाई जैसे कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
जमात उद दावा सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के ठोस सबूत मांगने पर भारत ने दिया दो टूक जवाब। भारत ने कहा तमाम सबूत पहले ही सौंपे जा चुके हैं, पाकिस्तान कार्रवाई करने के लिए दिखाए अपनी इच्छा शक्ति। The entire conspiracy in the Mumbai terror attack case was hatched in Pakistan. All the terrorists came from Pakistan. All the planning was done in Pakistan. All the support was rendered from Pakistan. So all the evidence to implicate the mastermind of the Mumbai terrorist attack is already available in Pakistan. In fact, Hafiz Saeed has himself confessed to masterminding multiple attacks, terrorist attacks directed at India. So the so-called concrete evidence that Pakistani establishment is looking for is already available in Pakistan. All they need to find is the requisite political will. गौरतलब है कि अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान ने जमात के सरगना हाफिज सईद को नजरबंद कर लिया था और उसके साथ 38 आतंकियों पर पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसी क्रम में पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर भारत हाफिज सईद पर अपने आरोपों को लेकर गंभीर है तो इसके खिलाफ ठोस सबूत लेकर आए। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई महज दिखावा साबित होती है। हाफिज सईद के खिलाफ हाउस अरेस्ट के अलावा पाकिस्तान ने अब तक कुछ नहीं किया है और जिससे एक बार फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में फिर से धूल झोंक रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अली शर्मा के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल में यासीन भटकल को लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिलसुख नगर ब्लास्ट केस में इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसके बाद हैदराबाद जेल से इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासीन भटकल और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी तहसीन अख्तर को दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया है, जबकि हैदराबाद जेल से ही इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एजाज शेख को मुंबई की जेल ले जाया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली ब्लास्ट केस की सुनवाई जल्द ही शुरू होगी और इसमें यासीन भटकल और तहसीन अख्तर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ जेल से ही होगी। यासीन भटकल और तहसीन अख्तर पर निगरानी बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश तिहाड़ जेल प्रशासन को दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भोपाल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को अपने ही घर में दफना दिया। दरअसल 28 साल की आकांक्षा पिछले साल जून से लापता थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत की। तफ्तीश में पता चला कि वो उदय नाम के लड़के के साथ है और अब जाकर पुलिस को पता चला कि उदय पिछले कई महीनों से आकांक्षा के साथ रह रहा था और दावा भी कर रहा है कि उसने न्यूयॉर्क जाकर आकांक्षा से शादी की थी और किसी झगड़े के बाद उसने आकांक्षा की हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने ही घर में दफना दिया और उस पर एक चबूतरा बना दिया। पूछताछ की तो उसने बताया कि हम लिव इन रिलेशन में यहाँ रहते थे और हमने उस लड़की को आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो मैंने उसका दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गला दबाकर मार दिया, ऐसा उस लड़के का कहना है। पुलिस ने पड़ोसियों से बातचीत की, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। यौन शोषण के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने सूरत रेप केस में भी उनको जमानत दिए जाने की अर्जी को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने राजस्थान और गुजरात में दर्ज किए गए मुकदमों की सुनवाई साथ साथ कराए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि गुजरात और राजस्थान मामलों की सुनवाई रोजाना नहीं हो सकती। पहले राजस्थान मामले की सुनवाई पूरी होगी, उसके बाद गुजरात मामले का ट्रायल शुरू होगा। इससे पहले सोमवार को भी राजस्थान में दर्ज किए गए रेप के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, गलत दस्तावेज पेश करने के चलते कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बागेश्वर में एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए पर काबू पाया। बागेश्वर की ब्लॉक हेड रेखा खेतवाल के घर की पिछली गैलरी में एक तेंदुआ घुस गया। घर वालों को पता चला तो सबके पसीने छूट गए। आनन फानन में वन विभाग को सूचना दी गई और बिना ट्रैंकुलाइजर के ही तेंदुए को निकालने की कोशिश शुरू हो गई। इस बीच तेंदुए ने टीम का टॉर्च भी तोड़ दिया। करीब 10 घंटे बाद अल्मोड़ा से एक टीम ट्रैंकुलाइजर के साथ आई और तब कहीं जाकर तेंदुए को पकड़ा जा सका।
ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी तेंदुए ने रिहायशी इलाके में घुसपैठ की हो, लेकिन स्थानीय वन विभाग के पास ट्रैंक्विलाइजर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान जोखिम में डालकर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अंशिका तिवारी, न्यूज नेशन। कानपुर बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या 13 से भी ज्यादा हुई। अभी भी 20 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। जाजमऊ में जमींदोज हुई 6 मंजिला बिल्डिंग के मलबे से शवों के मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। बीती रात बिल्डिंग के मलबे से 3 शव और निकाले गए, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक अभी भी कई लोगों के बिल्डिंग के मलबे में फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज उन मजदूरों के फैमिली मेंबर्स ने घटनास्थल के पास जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डिंग के मलबे से जो शव निकाले जा रहे हैं उनकी पहचान उनसे नहीं करवाई जा रही है। इस बात को लेकर मजदूरों के परिजनों ने हाईवे को भी जाम करने की कोशिश की। कानपुर बिल्डिंग हादसे को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। लेकिन मलबे में अब किसी के जिंदा बचे होने की आशंका बेहद कम है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, कानपुर।